हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर स्पेशल एजुकेशन। तो आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम 3 और यूनिट्स की बात करेंगे। तो 3 यूनिट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये मॉड्यूल जो 4 है, यूनिट 4 है, उसका मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उसमें क्या क्या है। तो पुराना तो हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो फर्स्ट जो था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो जिसमें आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को ही डिवाइड कर देंगे। एम्प्लॉय यानी कि रोजगार, एबिलिटी यानी कि आपकी करने की क्षमता, और स्किल्स यानी कि कौशल। इसको मिला के बनता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। फिलहाल उसके बाद आता है सेल्फ लर्नर। सेल्फ लर्नर मतलब कि हमें क्या सीखना है, कैसे सीखना है और क्यों सीखना है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। 2 स्किल्स में मेजरली ध्यान दिया जाता है, टेक्निकल और सॉफ्ट। फिर ग्रोथ माइंडसेट की बात की गई थी जिसमें हम पॉजिटिव वे में चीज़ें करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है जिसे हम नेगेटिव माइंडसेट भी कह सकते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता है। ई लर्निंग की हमने बात की थी, कंप्यूटर के स्किल्स सीखने की बात की थी, कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनकी बात की थी जिसमें से भारत स्किल पोर्टल, ई स्किल पोर्टल है। उसके बाद हमने डिजिटलाइजेशन की बात की थी कि कैसे अभी डिजिटलाइजेशन बूम कर रहा है, और 21st सेंचुरी की हमने बात की थी कि क्या क्या 21st सेंचुरी में स्किल्स जो हैं हमें अभी काम पे लाने हैं। जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है जिसमें कोर स्किल्स आते हैं, और जैसे कि फाउंडेशन लिटरेसी है। फाउंडेशन लिटरेसी में न्यूमेरेसी है, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग है, राइटिंग है, डिजिटल लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, इमोशनल लिटरेसी है, कल्चरल लिटरेसी है, सिविक लिटरेसी है। कॉम्पिटेंसीज क्या क्या होनी चाहिए हम में एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर ट्रेनी हम बात बोलें तो क्रिएटिविटी होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेट करके काम करना हमें आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी होनी चाहिए ताकि हम जब क्रिटिक करें तो जब हम क्रिटिक करते हैं तो हमारा ब्रेन और डेवलप होता है, हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो समवेयर हम कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग साथ साथ चलते हैं। क्योंकि जिसको क्रिटिक करना नहीं आएगा, यानी कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ऐसा क्यों नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना नहीं आएगा, तो उन लोगों के डिसीज़न लेने में या उन लोगों को डिसीज़न कुछ अपने लिए या किसी के बिहाफ में लेने में भी डिफ़िकल्टी होती है। किसके बिहाफ में, इन द सेंस लाइक अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कुछ क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हमारी, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या क्या है, कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें बोली गई हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई। क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या किन चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना है, जैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, ये सब चीज़। अब हम बात करते हैं 4.1 की, जिसमें कि मोटिवेशन टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश पर मेजरली जोर दिया गया है कि क्या ऐसा हमें अंदर से मोटिवेशन मिले कि हम इंग्लिश सीखें। हम जैसे कि जानते हैं कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल इंटरनेशनल लैंग्वेज। इतनी सारी डाइवर्सिटी है इस पूरी दुनिया में, तो कनेक्ट करने के लिए एक बेसिक लैंग्वेज है जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, और उसी भाषा का हम प्रयोग करते हैं साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए। ये इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, मोबलाइजेशन की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा का होना, एक माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश बेसिक कम्युनिकेशन है यहाँ पे। तो उसको सीखने के लिए कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो अगर हम जैसे आपके क्वेश्चन आ सकता है आपके उसमें एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऐसे में आप क्या लिखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले आप लिखो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, दूसरा कम्युनिकेशन में इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होती है तो आपके लिए स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है, अदर स्टेट्स में काम करने के लिए, अदर कंट्रीज़ में काम करने के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी आपके पास जो है आती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मेजरली चीज़ें इंग्लिश में अवेलेबल है। लाइक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो अगर आपको इंग्लिश में कमांड अच्छी है तो आपका यहाँ बेनिफिट होता है, आपके सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो जाते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इंग्लिश आप सीखते हो तो आप एक लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हो या एक लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, तो आपका ब्रेन भी डेवलप करता है। इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इसके अलावा आपका रिज्यूम, अगर आप जैसे एग्जांपल आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको और अपग्रेड करना है खुद को, आपको अपना जो जो भी चीज़ आपने की हुई है आगे आप चाहते हैं और अच्छा आप करें, कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रिज्यूमे में अगर डालते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज में भी हो सकता है आपकी हिंदी हो, किसी की तमिल हो, तेलुगु हो, सेकेंड इंग्लिश है, तो आपको प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लैंग्वेज हम जानते हैं उतना ज़्यादा हमारा जो सही ग्रोथ करियर का वेटेज बढ़ जाता है। फिर हम बात करते हैं कि लिसनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये हम इम्पोर्टेंस ऑफ हेयरिंग में पढ़ते हैं। आपका जो हेयरिंग फंडामेंटल हेयरिंग वाला पेपर है आपने उसमें पढ़ा है। हम बहुत बार पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग क्या है, यानी कि सुनने की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, सुनने का क्या महत्व है, सुनने से हम कितनी चीज़ें सीखते हैं, आपका ब्रेन डेवलप होता है, कॉग्निशन डेवलप होता है, आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर डेवलप होती है, लैंग्वेज आप सुन के सीखते हैं, है ना। सुन के अगर आप सुनते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी लाइफ में सेफ्टी आती है, सिक्योरिटी आती है ना। आप दूसरी लैंग्वेज भी एक्वायर कर सकते हैं सुन सुन के, अलर्ट हम रहते हैं। मनोरंजन के लिए हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमें हीलिंग थेरेपी मिल जाती है। म्यूज़िक सुन के हम खुद को हील कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन के हम म्यूज़िक सीख सकते हैं, सीखने में आसानी हो जाती है। तो ये सब जो है सुनने की इम्पोर्टेंस होती हैं। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आई एम श्योर कि सभी बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर में आपने बहुत अच्छे से ये पढ़ा हुआ है। फिर है कि सिंपल टिप्स क्या है इंग्लिश लर्न करने के। तो सिंपल टिप्स, अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द सिंपल टिप्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एज ए सेकेंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज वट एवर, बेसिकली इंडिया में तो सेकेंड लैंग्वेज ही है, तो आपके पास क्या स्टेप सिंपल हो सकते हैं। तो सबसे पहले लिसनिंग, लिसन प्रॉपरली। फिर देखना इन द सेंस कि आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी आप स्टोरीज पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लिसनिंग यानी कि छोटी वीडियोस, पोएम, स्टोरीज, ये सब आप जब सीखते हैं, सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो चीज़ें एक्वायर करने लगता है, आपके दिमाग में एक ग्रामर बनने लगती है। जैसे हमने पढ़ा भी है कि हमारे ब्रेन में एक लैड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। हालांकि वो 7 साल की उम्र के बाद क्या होता है, उसका जो पावर होता है वो कम होता जाता है, बट वो है। तो हम किसी भी उम्र में कभी भी कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो जो लिसनिंग होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो फिर आया स्पीकिंग अगर आप स्पीकिंग है, अगर आप कैसे आप बोलोगे। तो जब हम सिंपल टिप्स की बात करते हैं कि आप इंग्लिश कैसे सीखो, तो पहले आप लिसनिंग करो, रीडिंग करो, स्पीकिंग करो, राइटिंग करो। लिसनिंग में भी आप कैसे सुनो, अगर इन्वायरमेंट नहीं है आप यूट्यूब जा सकते हैं, छोटे छोटे अच्छे इफ़ेक्टिव ऐप्स हैं उनमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं। तो न्यूज़ सुनने से, स्टोरी सुनने से, छोटे बच्चों की बुक्स पढ़ने से, या कुछ स्टोरी बुक पढ़ने से, कॉमिक्स वगैरह पढ़ने से, इन चीज़ों से क्या होता है, हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती है, कहीं ना कहीं हम समझ पाते हैं, हमारी पंक्चुएशन स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। फिर आपका अगला पॉइंट है कि किस तरीके से हम पंक्चुएशंस क्या क्या होती हैं। अगर आपका आ गया कि पंक्चुएशंस क्या क्या हैं, तो आप लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन मार्क है यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, ये सब आपके पंक्चुएशंस होते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर क्वेश्चन मार्क है, जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, हम जोर देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो अगला समझता है मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाषा को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पंक्चुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मीनिंगफुल के लिए भी, क्योंकि अगर आप कॉमा, आपने बीच में से कॉमा नहीं बोला, कॉमा नहीं दिया, पॉज नहीं दिया, किसी एक लंबे सेंटेंस को बोल रहे हो, तो हो सकता है अगला उसकी मीनिंग दूसरी ले ले, है ना। तो ये चीज़ें हैं। फिर राइटिंग स्किल्स, तो ये जो लिसनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इंग्लिश कैसे सीखें भी अगर क्वेश्चन आए, तो आप बोल सकते हो सुन के, बोल के, देख के, यानी कि रीडिंग करके, लिख के, ठीक है। फिर है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। जब हम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, जॉब यानी कि माना आप कहीं पे काम कर रहे हैं,
और जिनकी रीडिंग अच्छी होती है तो उनके लिए काम करना आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उनके जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं है तो एक बार में जो नोटिस बोर्ड में अगर कुछ लिखा है या आपको कोई मेल आया है या आपको कोई बात कही गई है, आप सही तरीके से अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं, क्या लिखा है वो नहीं समझ पाते हैं, तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसलिए रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हमें राइटिंग एप्लीकेशंस, अगर हम स्किल्स की बात करें, क्योंकि ये पूरा पेपर आपका रोज़गार कौशल पे है, पेपर का नाम ही रोज़गार कौशल है, यानी कि ऐसे कौन से कौशल्स आपके अंदर होने चाहिए जो आपको रोज़गार देने में हेल्प करें। ठीक है, उसमें एक इंग्लिश भी आ जाता है। पिछली यूनिट में जो हमने पढ़ा वो कंप्यूटर स्किल्स आ गया। अब जो हम पढ़ रहे हैं राइटिंग एप्लीकेशंस, कवर लेटर्स आ गया। यानी कि अगर आप किसी संस्था में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, को एप्लीकेशंस राइट करना, कवर लेटर लिखना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। मीन्स आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे। क्योंकि अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आप कहना चाहते हो, अगले को जो समझाना चाहते हो, वो बिना कहे या बिना लिखे नहीं समझाते। हम इनफॉर्मली हम कह के समझाते हैं, फॉर्मली हम रिटर्न वे में समझाते हैं। ठीक है, तो रिटर्न फॉर्म में देने के लिए आपको वो चीज़ें करनी अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप वो चीज़ें सही से नहीं कर पाते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी आती है, किसी को भी डिफ़िकल्टी आ सकती है ना। फिर हमारी यूनिट आ जाती है 5, जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज आपका पेपर है जो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है। तो क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन की, यानी कि संचार की क्या संचार का क्या महत्व है आपके जीवन में, ये तो सभी कर पाएंगे। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि पहले तो संचार, हम बोलते हैं संचार है क्या। संचार क्या है कि आप अपनी कोई बात किसी व्यक्ति को कह रहे हो, ये संचार हो जाता है। अपनी कोई सूचना, अपनी भावनाएं किसी माध्यम के थ्रू आप अगले तक पहुंचा रहे हो, संचार हो गया। सूचनाओं का आदान प्रदान करना भी इसको बोलते हैं। तो संचार जब हम करते हैं उसके लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। माध्यम हमारी भाषा होती है। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो जो बात आपको समझनी चाहिए, जो बात आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, वो आप नहीं कर पाए तो फिर सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी तक पास कर रहे हैं, वो व्यक्ति या वो बच्चा वो बात ही नहीं समझा कि आप कहना क्या चाहते थे, तो फिर आपके कहे का कोई महत्व नहीं रह गया। हो सकता है आपका वो काम पूरा ना हो, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कैसा कम्युनिकेशन ज़रूरी है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, आप उसको दिमाग में रख सकते हैं। इफ़ेक्टिव, आपका कम्युनिकेशन प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है ना, और क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है कि इफेक्टिव जब होता है अगर कम्युनिकेशन, तो हमारी बात आसानी से लोग समझते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, लिसनिंग बराबर होनी चाहिए। और अगर डेफ बच्चे हैं तो उनका जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो विजुअली सही तरीके से कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, ताकि वो आपको देख पाए सही तरीके से। कम्युनिकेशन वर्बल, नॉन वर्बल किसी भी तरीके का हो सकता है। तो इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर सही कम्युनिकेशन होगा तो सही हमारा जो मैसेज है वो सही व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंच पाएगा और हमारा कार्य आसान हो जाएगा। और हमारे पास कम्युनिकेशन हम कैसे कैसे करते हैं, जैसे लेटर राइटिंग इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, ईमेल राइटिंग हम कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आज लेटर, आपने किसी को लेटर लिखना है, वो भी एक कम्युनिकेशन है। भले आप लेटर में अपनी बात कह रहे हैं, अपनी समस्या कह रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। फिर ईमेल अगर हम करते हैं, कोई भी ईमेल आया, जैसे अगर आपको आया आपके ही जॉब प्रोफाइल का आपको ईमेल आ गया कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया किसी जॉब का, तो आपको आना चाहिए ईमेल रीड करना, समझना, उनको रिवर्ट करना, उनको रिप्लाई करना। इसलिए ये डिजिटल ईमेलिंग, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है। अगर जिसमें ये स्किल्स नहीं होंगे उसके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है उसके जॉब प्रोफाइल में। ठीक है, वर्किंग प्लेस में कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आपसे अगर क्वेश्चन आ जाता है, वर्किंग प्लेस में कैसा होना चाहिए। वर्किंग प्लेस यानी कि जहाँ आप काम करते हो वहाँ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप किसी
कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ का अगर जो हायरार्की होती है कि सबसे पहले जैसे टॉप हमारा मैनेजर है, मैनेजर से नीचे जो हैं, फिर उससे नीचे फिर एम्प्लॉयज़, ऐसे करके एक हायरार्की बनती है कि मतलब अगर सबसे नीचे का जो एम्प्लॉय है उसको पहले अपने से ऊपर वाले एम्प्लॉय से बात करनी है, फिर उनको उससे करनी, ये कम्युनिकेशन का तरीका होता है। कई बार कम्युनिकेशन डायरेक्ट डाउन टू टॉप भी होता है कि डायरेक्ट अथॉरिटी से बात कर ले। तो अगर कम्युनिकेशन सही नहीं है वर्किंग प्लेस में तो क्या होता है, मिस कम्युनिकेशन अगर हो जाए, कम्युनिकेशन सही नहीं है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट्स होते हैं। कन्फ्यूज़न क्रिएट्स होते हैं तो क्लैरिटी नहीं आती है, काम सही तरीके से नहीं होता है, काम डिले होता है। और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग रिलेशनशिप नहीं बन पाती है। एम्प्लॉय के बीच भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं बन पाती। इसलिए कहते हैं कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव, कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, कम्युनिकेशन शुड बी कंसाइज, और कम्युनिकेशन ऐसा हो जो इजीली अगले व्यक्ति को समझ आए। ठीक है, इसकी प्रोसेस टफ नहीं बनानी चाहिए किसी ने भी। आपको अपनी बात बराबर तरीके से, प्रॉपर तरीके से कहनी आनी चाहिए। इसीलिए जब आपको पूछा जाएगा वर्किंग प्लेस में कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आप वहाँ पे लिख सकते हैं कम्युनिकेशन शुड बी ऑफिशियली, कम्युनिकेशन शुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक रूप से भी होना चाहिए, अनौपचारिक रूप से भी होना चाहिए। औपचारिक रूप से ये कि हमारे पास एक साइड में ये रहता है कि हमने मेल किया है, प्रॉपरली हम गए। अनौपचारिक रूप से कि कई बार हमारे कलीग से हमने उनको बोल के कह दिया, बट औपचारिक रूप का तरीका अपनाना ज़्यादा सही रहता है। वही एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम मानते हैं वर्किंग प्लेस में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि यूनिट 6 है, जिसमें आपके डिजिटल स्किल की बात कही गई है, जो हमने आगे भी डिस्कस किया है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत रिवाइज होकर आपको ओवरलैपिंग है, तो आपको सुनने को बार बार मिलेंगी। तो डिजिटल स्किल्स में हम जब बात करते हैं कंप्यूटर, फ़ोन, ये सब की हम बात करते हैं, यही डिजिटल है मोड। तो कंप्यूटर, फ़ोन चलाना, तो अब जो आगे हमने इंग्लिश पढ़ा तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस आ गई। कंप्यूटर चला रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, कंप्यूटर फ़ोन जो चला रहे हो, तो उसमें डिजिटल स्किल्स में क्या होना चाहिए, आपको रीडिंग आना चाहिए और आपको राइटिंग आना चाहिए, है ना। रीड करना, राइट करना। अभी जैसे व्हाट्सअप में आपको किसी ने कोई मैसेज किया है, वो आपको अगर रीड करना नहीं आएगा तो व्हाट्सअप का आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। वो डिजिटल वे जो आप यूज़ कर सकते थे कम्युनिकेशन के लिए, नहीं कर पाओगे। तो व्हाट्सअप की बात करें, मेल की बात करें, ये सब रीड और राइट करना आना चाहिए, उसी को हम डिजिटल स्किल्स में यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो हमारे हर दिन की लाइफ में यूज़ होती है, आपको वो आनी चाहिए। अब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्या बात करें, जैसे आजकल हम टीवी चलाते हैं, टीवी भी आजकल डिजिटल आने लगा है। अगर हमें सही से पढ़ना नहीं आएगा, सही से समझना नहीं आएगा, तो हम नहीं ऑपरेट कर पाएंगे प्रॉपरली, है ना। अभी आजकल आप देखते हैं कि टीवी में ना पेन ड्राइव लग के हम अदर चीज़ें भी करते हैं, टीवी में हम काम भी कुछ कर सकते हैं कनेक्ट करके उसको कीबोर्ड के साथ। ठीक है, और तो अगर आपको ये फंक्शनिंग नहीं आती है तो आप सीमित रह जाते हैं, आपकी नॉलेज भी सीमित रह जाती है, आप इतने डिजिटलाइज अभी आपने स्किल्स अपने अंदर डेवलप नहीं किया है। और अगर हम बात करते हैं, जैसे आप बात कर, कोई बुज़ुर्ग हैं, आजकल की जो टीवी आती हैं, जो कि स्मार्ट टीवी हैं, वो लोग ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी रीडिंग स्किल्स नहीं है, वो डिजिटलाइज नहीं हुए हैं, वो यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो हम हैं, हमसे यंग जनरेशन है, उनको सब इजीली आ जाता है, क्योंकि उनके वो स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल में वो सीख रहे हैं कंप्यूटर, घर में स्मार्टफोन सबके पास हैं। कोरोना ने हमें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सब कुछ सिखा दिया है। तो ये चीज़ होती है जो एवरीडे लाइफ में हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, स्पेशली जिसमें रीडिंग आती है। तो एक फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये है ना, ये हम डिजिटल। इसके अलावा क्या करते हो, फ़ोन पे करते हैं हम, गूगल पे करते हैं हम, ये सब भी डिजिटल है ना। कम्युनिकेशन हम डिजिटल करते हैं, मेल करते हैं, है ना। कई लोग एवरीडे मैसेज करते हैं, ये सब क्या है, डिजिटल है। फिर आता है कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक क्या होता है कंप्यूटर में, MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और सर्च इंजन कि आपको गूगल में जो कंप्यूटर में कैसे सर्च करना है, क्या क्या सर्च इंजन है ना। सोशल मीडिया क्या है गूगल में, जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टा है,
और इसके अलावा आप मेलिंग वगैरह भी आप बोल सकते हो। हालांकि दिस इज़ नॉट अ सोशल साइट, यूट्यूब है जिनसे हम बहुत सारी नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। और इंटरनेट सेफ्टी क्या क्या है, ये होते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, MS वर्ड, यूजिंग सर्च इंजन यानी कि गूगल यूज़ करना, सोशल मीडिया क्या है और अपनी सेफ्टी आपने कैसे रखनी है ना। अभी हम बात करते हैं कि बहुत से लोग फ्रॉड में फंस जा रहे हैं। डिजिटलाइज होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ों में उनको समझ नहीं आ रहा है, वो गलत लिंक में टाइप कर दे रहे हैं। तो इट मीन्स दे आर नॉट लिटरेट डिजिटली प्रॉपरली, है ना। तो उनको डिफ़िकल्टी आती है, कई लोग कई जगह फंस जा रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट अभी बहुत सारे अवेयरनेस कॉलिंग्स में, जब हम कॉलिंग करते हैं तो अवेयरनेस, एक अवेयरनेस ही हम उसको बोलेंगे, मैसेज आता है कि कोई भी फ्रॉड कॉल ना उठाएं, कोई वीडियो कॉल आए उसको ना एंटरटेन करें, कोई लिंक आए उसको क्लिक ना करें। तो ये सब क्या होता है, इंटरनेट सेफ्टी है, ये होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन यूजिंग ईमेल जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़, जैसे जीमेल क्रिएट करना आना चाहिए। अब जब हम एक बात करें कि ईमेल आना चाहिए, आपको ईमेल करना आना चाहिए, कंपोज करना आना चाहिए, ईमेल भेजना आना चाहिए, ईमेल रीड करना आना चाहिए, ईमेल सेंड करना आना चाहिए, ठीक है, ये प्रोसेस आनी चाहिए। तो हम बोलते हैं कि पहले आपको जीमेल में अकाउंट क्रिएट करना आना चाहिए, क्योंकि बिना जीमेल में अकाउंट क्रिएट करें फिर आप बाकी चीज़ें कैसे सीखेंगे। तो फर्स्ट आपके पास ये स्किल होना चाहिए कि आप जीमेल में अकाउंट क्रिएट कर पाएँ, कोई भी बच्चा हो, ठीक है ना। मोबाइल का थोड़ा बहुत अवेयरनेस, इंट्रोडक्शन टू मोबाइल अगर हम बात करें, मोबाइल की, स्मार्टफोन की अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको एप्लीकेशंस समझ आनी चाहिए कि ये अलग एप्लीकेशन है, ये अलग एप्लीकेशन है। ऑनलाइन मीटिंग जो टूल्स हैं वो यूज़ करने आने चाहिए, जैसे इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्लासेस के लिए ज़रूरी हो जाते हैं, जैसे जूम मीटिंग है, गूगल मीट है, ये सब क्लासेस के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सब। फिर हम बोलते हैं कि एक्सप्लोरिंग पॉपुलर साइट्स फॉर लर्निंग एंड करियर ग्रोथ। देखो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है और आ भी सकता है कि ऐसी कौन सी पॉपुलर साइट है जिसमें आप सीख सकते हो अपने करियर को ग्रोथ करने के लिए, यानी कि अपने करियर, जो आपका करियर बना है उसको और ग्रोथ कैसे हो उसमें और अच्छा कैसे आप कर पाओ। तो बहुत सारे साइट्स हैं जो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसमें हैं बहुत सारे, जिनके थ्रू आप नए स्किल डेवलप कर सकते हो, जैसे कि खान एकेडमी है एक, कोर्सेरा है, उसके अलावा यूडेमी है, MITs है, ओपन कोर्स है जहाँ पे, NPTEL है ना, कोड एकेडमी है, ड्यूलिंगो है जिसमें हम लैंग्वेज वगैरह भी सीखते हैं। तो ये सब क्या है, आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए है। माना आप इसमें इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, किसी में अपने छोटे छोटे कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे राइटिंग का कोर्स, लिसनिंग का कोर्स, स्पीकिंग का कोर्स, इसके अलावा थेरेपी का कोर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी, ये यूनिट 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में आपका यूनिट 7 आएगा, 8, 9, 10 और जितने भी बचा हुआ पोर्शन है मैं नेक्स्ट यूनिट में आपका कंप्लीट करूँगी। और फिर उसके बाद एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स आपने स्कोर करने हैं और किस तरीके से आप एग्ज़ाम में अपने आंसर्स लिखोगे कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, ये सब मैं लास्ट 4th वीडियो में बताऊँगी आप सभी को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसमें आपको आंसर टाइप करके दे दूँगी, आपकी क्वेरीज सब सॉल्व हो जाएंगी। बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, ये नया पेपर है तो घबराओ मत, बहुत इजी है, सिंपल है, अच्छे से आप इस वीडियो को सुनो, समझो और फिर एग्ज़ाम में आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए और लिखने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसको बस आपने सुनना है और अपने आगे से अपना सिलेबस ज़रूर रखो, क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस होगा आगे से तो आपको समझ आएगा कि मेरा क्या क्या सिलेबस है, और जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगी वो आप अच्छे से उसको एक माइंड, आपका जो मैपिंग हो जाएगी आपके माइंड में। जैसे जो PDF है ना, PDF अगर आप ओपन करके अगर एक नज़र में PDF भी देखो और मेरी वीडियो में, तो आप सुनो
और पीडीएफ को स्क्रॉल करो तो आपको समझ आने लगेगा। एक बार आप समझ आ गया, लिंक करने लगोगे तो आपके माइंड में मैप बन जाएगा। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ इस पूरे चैप्टर का ही लेना देना है। रोज़गार यानी कि आपको किसी रोज़गार को पाने के लिए क्या क्या आपके अंदर एबिलिटीज़, क्या क्या कौशल होने चाहिए ताकि आप कर सको। जैसे आपको टेलरिंग आ गई तो एक कौशल हो गया, आपको रोज़गार मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। इवन आप अपना सेल्फ भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको इलेक्ट्रिक वर्क आ गया, कर सकते हो। आपको फैशन डिज़ाइनिंग का आ गया, कर सकते हो। आपको ब्यूटिशियन का आ गया, बिल्कुल कर सकते हो। इसके अलावा छोटे छोटे स्किल्स हैं, जैसे हम बोलेंगे मेलिंग का काम आ गया। वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे काम मिलते हैं जिसमें मेलिंग का होता है, रीडिंग का, राइटिंग का वर्क होता है। तो इस तरीके से ये कौशल्स आपके जो हैं, स्किल्स हैं, इतने डेवलप कर दिए जाएं कि आपको एम्प्लॉय मतलब रोज़गार मिलने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई, और कोई भी क्वेरीज़ हो आप कमेंट करें। थैंक यू।